हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। क्योंकि गाइस इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर हमें कुछ बहुत ही बड़े बड़े मैचेस के साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हुई दिखाई दी है, जिस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अगर आप AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारी वीडियो आने से पहले जाना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आने वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जानने को मिलता है। इसीलिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देखकर आप इंडिया के अंदर हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर वहां से आप इंडिया में AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं, जैसे कि CM Punk, जॉन मॉक्सली और बहुत सारे सुपरस्टार्स। तो इसीलिए अगर आप इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं कि गाइस वीडियो काफी पुरानी है, इसीलिए आपको उस वीडियो के अंदर मेरी बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लग सकता है, तो एक छोटी सी बात संभाल लेना। लेकिन गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत में हमें CM Punk आते हुए दिखाई दे, जो पूरी तरीके से हाइप थे और यहाँ पर CM Punk इतने ज्यादा हाइप थे कि CM Punk ने सीधा जाकर भागते हुए क्राउड के अंदर जंप की, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में CM Punk रेसलिंग को इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पर इस सब के बाद फाइनली CM Punk ने कॉमेडी टेबल ज्वाइन किया और इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो ओपनिंग मैच शुरू हुआ, जहां पर एडम कोल फ्रैंकी कज़ारियन को फेस कर रहे थे। और गाइस ये एडम कोल का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच था, इसलिए यहाँ पर सब लोग देखना चाहते थे कि एडम कोल की AEW कंपनी के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है और यहाँ पर एडम कोल किस तरीके से रेसल करते हैं और क्या फ्रैंकी कज़ारियन एडम कोल की रेसलिंग को मैच कर पाते हैं या नहीं। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो हमें इस मैच के अंदर एडम कोल और फ्रैंकी कज़ारियन इन दोनों की ही तरफ से बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और यहाँ पर इस मैच के अंदर फ्रैंकी कज़ारियन और एडम कोल इन दोनों ने अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए हैं और यहाँ पर बार-बार दोनों सुपरस्टार्स अपने अपोनेंट की फिनिशर को रिवर्स कर देते थे। लेकिन गाइस यहाँ पर इस मैच के अंदर देखने वाली बात ये थी कि माना कि यहाँ पर एडम कोल एक हील सुपरस्टार थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्राउड एडम कोल के लिए चीयर कर रहा था। और फाइनली इस मैच के आखिर में एडम कोल ने फ्रैंकी कज़ारियन के ऊपर अपना फिनिशर पैनामा सनराइज लगाया और इसके बाद फ्रैंकी कज़ारियन के ऊपर लास्ट शॉट लगाकर फ्रैंकी कज़ारियन को पिन करके एडम कोल ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस डायनामाइट शो के ओपनिंग के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच तो था ही, पर इसके साथ ही ये मैच एडम कोल के AEW कंपनी के डेब्यू के तौर पर एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल अब वहां पर आ चुके हैं जहां पर एडम कोल को होना चाहिए था। पर जब से एडम कोल AEW कंपनी अंदर आए हैं तब से तीन लोग एडम कोल को परेशान कर रहे हैं और ये तीनों कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन के, जंगल बॉय और लुचासोरस है। और यहाँ पर एडम कोल चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर सुपर क्लिक यानी कि यंग बक्स और एडम कोल मिलकर क्रिश्चियन केज और जोरासी एक्सप्रेस को एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करे। जो बातें कहकर यहाँ पर एडम कोल ने नेक्स्ट वीक के रैम्पेज शो के लिए क्रिश्चियन केज और जोरासी एक्सप्रेस को एक बहुत ही बड़े मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और ये बातें कहकर एडम कोल यहाँ से चले गए। तो अब हमें यहाँ पर देखना था किसके ऊपर जोरासी एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज का क्या रिप्लाई आता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बुचर और ब्लेड एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए बुचर और ब्लेड ने कहा कि इसके पहले बुचर और ब्लेड और लुचा ब्रोस एडी किंग्स के साथ एक टैग टीम के अंदर थे और लुचा ब्रोस बुचर और ब्लेड को धोखा देकर आगे बढ़ गए और अब लुचा ब्रोस AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन चुके हैं। इसलिए यहाँ पर बुचर और ब्लेड चाहते थे कि उन्हें मिली हुए धोखे का बदला लेने के लिए यहाँ पर बुचर और ब्लेड को लुचा ब्रोस के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिली और यहाँ पर लुचा ब्रोस ने बुचर और ब्लेड का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे चलकर इन दोनों टैग टीम्स के बीच में किस तरीके का मैच देखने को मिलता है। पर देखकर हम समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में लुचा ब्रोस के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए लुचा ब्रोस को बहुत ही बड़े चैलेंजेस मिलने वाले हैं। पर इसके बाद हमने देखा कि टोनी शिवानी बैकस्टेज में फ्लेगो डेल सोल और सैमी गवेरा का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर बात करते हुए फ्लेगो डेल सोल ने कहा कि माना कि फ्लेगो डेल सोल मीरो के खिलाफ मैच हार चुके हैं, पर फ्लेगो डेल सोल को AEW कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और अब फ्लेगो डेल सोल AEW कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और AEW कंपनी ज्वाइन करने के साथ ही फ्लेगो डेल सोल ने अपने आप के लिए कार खरीदी थी, जो कार दिखाकर यहाँ पर बात करते हुए फ्लेगो डेल सोल ने कहा कि माना कि फ्लेगो डेल सोल AEW कंपनी अंदर आ चुके हैं, लेकिन अब फ्लेगो चाहते हैं कि फ्लेगो TNT चैंपियन भी बने। इसलिए फ्लेगो डेल सोल ने फिर एक बार यहाँ पर मीरो को उनकी TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया है और यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल चाहते हैं कि मीरो और उनके बीच में फिर एक बार एक TNT चैंपियनशिप के लिए मैच हो और इस बार सिर्फ TNT चैंपियनशिप नहीं बल्कि फ्लेगो डेल सोल की कार भी ऑन द लाइन रहेगी। जो बात यहाँ पर फ्लेगो डेल सोल ने कही, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि हमें मीरो और फ्लेगो डेल सोल के बीच में मैच कब देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF आते हुए दिखाई दी और फिर एक बार यहाँ पर आकर MJF ने क्राउड की इंसल्ट कर दी। लेकिन यहाँ पर बात करते हुए MJF ने कहा कि यहाँ पर MJF ब्रायन पिलमन से बात करने के लिए आए और ये बातें कहकर यहाँ पर ऊपर हेवन की तरफ देखकर MJF कुछ कह रहे थे, पर एज अ हील यहाँ पर MJF ने नीचे हेल की तरफ देखते हुए कहा कि ब्रायन पिलमन जूनियर अपने कर्मों की वजह से हेल के अंदर है। और यहाँ पर MJF ब्रायन पिलमन को बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF ब्रायन पिलमन के गोल्डन बॉय यानी कि ब्रायन पिलमन जूनियर को काफी बुरी तरीके से मारने वाले हैं। जो बात यहाँ पर MJF कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन पिलमन जूनियर का
थीम सॉन्ग बजा और ये देखकर एमजेएफ ने वार्डलो को रैंप की तरफ भेज दिया। पर ब्रायन पिलमैन जूनियर दूसरी तरफ रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर ब्रायन पिलमैन जूनियर एमजेएफ के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन वार्डलो ने ब्रायन पिलमैन जूनियर के हाथ से चेयर ले ली, जो देखकर ब्रायन पिलमैन जूनियर ने वार्डलो के ऊपर अटैक किया। और इसके बाद यहाँ पर वार्डलो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और वार्डलो ब्रायन पिलमैन जूनियर के ऊपर अटैक करने के लिए आए, लेकिन ब्रायन पिलमैन जूनियर ने वार्डलो को रिंग के बाहर भेज दिया। और इसके बाद ब्रायन पिलमैन जूनियर रिंग के अंदर स्टील से लेकर खड़े हो गए और एमजेएफ अपनी समझदारी इस्तेमाल करते हुए यहाँ से चले गए, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्रायन पिलमैन जूनियर को थोड़ा सा एडवांटेज मिल चुका है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक जब ब्रायन पिलमैन जूनियर और एमजेएफ के बीच में मैच होता है तो ये मैच कैसा होता है। पर यहाँ पर फैंस को ब्रायन पिलमैन जूनियर की बैक स्टोरी पता चले, इसीलिए सेगमेंट के बाद हमें जिम रॉस और ब्रायन पिलमैन जूनियर का सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिला। और यहाँ पर बातें करते हुए ब्रायन पिलमैन जूनियर ने बताया कि कैसे उनके फादर चाहते थे कि वो अपने बेटे को काफी अच्छी तरीके से रेज करे, पर वो काफी जल्दी दुनिया छोड़कर चले गए। और इसके बाद ब्रायन पिलमैन जूनियर को अपनी लाइफ के अंदर हर एक चीज के लिए झगड़ना पड़ा है और इसे ब्रायन पिलमैन जूनियर को झगड़ने की प्रैक्टिस हो चुकी है। और इसलिए नेक्स्ट वीक एमजेएफ और ब्रायन पिलमैन जूनियर के मैच के अंदर ब्रायन पिलमैन जूनियर एमजेएफ को काफी आसानी से हराने वाले हैं, क्योंकि वो नेक्स्ट वीक अपने फादर की बेइज्जती का बदला लेने वाले हैं, जो बात यहाँ पर ब्रायन पिलमैन जूनियर ने कही। पर इसके बाद हमें जुरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए जंगल बॉय कह रहे थे कि एडम कोल और यंग बक्स की फ्रेंडशिप जुरासिक एक्सप्रेस और क्रिश्चियन केज जैसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि नहीं, एडम कोल और यंग बक्स की फ्रेंडशिप काफी स्ट्रॉन्ग है, पर जितना अच्छा ग्रुप क्रिश्चियन केज और जुरासिक एक्सप्रेस का है उतना अच्छा ग्रुप उनका नहीं है। और पहले एडम कोल वेडनेसडे को रेटिंग्स के अंदर हार चुके हैं और फ्राइडे को भी एडम कोल उनके मैच के अंदर हारने वाले हैं, जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने कही। और इस तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने एडम कोल और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक शॉट भी ले लिया है कि कैसे वेडनेसडे नाइट वॉर्स के अंदर एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू की रेटिंग्स के अंदर हरा दिया था। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एफटीआर, डांटे मार्टिन और मैट सैडल के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिला। और गाइस, माना कि इस टैग टीम मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमें ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहां पर एक तरफ डांटे मार्टिन और मैट सैडल यानी कि हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स थे और दूसरी तरफ ग्राउंडेड सुपरस्टार्स यानी कि एफटीआर थे, इसलिए हमें ये मैच एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला। लेकिन गाइस, फाइनली इस मैच के आखिर में एफटीआर ने डांटे मार्टिन के ऊपर अपना फिनिशर बिग रिग लगाया और यहाँ पर डांटे मार्टिन को पिन कर एफटीआर ने ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके बाद हमें लांस आर्चर और मिनोरू सुजुकी के बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए लांस आर्चर ने कहा कि जॉन मॉक्सली चाहते थे कि मिनोरू सुजुकी जॉन मॉक्सली को फेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आए, लेकिन यहाँ पर जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी का मैच जॉन मॉक्सली के होम टाउन के अंदर हुआ, जिस वजह से यहाँ पर हर एक आदमी मिनोरू सुजुकी के खिलाफ था और इससे मिनोरू सुजुकी की बेइज्जती हो चुकी है। और लांस आर्चर मिनोरू सुजुकी की बेइज्जती नहीं सहन कर सकते, क्योंकि मिनोरू सुजुकी लांस आर्चर के लिए एक मेंटोर है और एईडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करने से पहले लांस आर्चर और मिनोरू सुजुकी ने जापान के अंदर टैग टीम के अंदर काम किया है, इसलिए यहाँ पर लांस आर्चर और मिनोरू सुजुकी मिलकर एडी किंगस्टन और जॉन मॉक्सली से उनकी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, जो बातें मिनोरू सुजुकी और लांस आर्चर ने इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कही। पर इसके बाद मैलिका ब्लैक रिंग के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए मैलिका ब्लैक कह रहे थे कि उनके हाउस ऑफ ब्लैक के अंदर कोई ब्लैक शिप आ चुका है। और ये बातें कहकर यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने किसी और को नहीं बल्कि कोडी रोड्स की रियलिटी शो यानी कि वो बिग शो के दूसरे जज को पॉइंट किया, जिसके बाद वो जज रिंग साइड पर आ गई और ये देखकर मैलिका ब्लैक भी रिंग साइड पर आ गई। पर तभी हमें सरप्राइजिंगली कोडी रोड्स का एईडब्ल्यू कंपनी रिटर्न देखने को मिला और जब कोडी रोड्स क्राउड से नीचे उतर कर आ रहे थे तभी गोबिक शो के जज ने मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक कर दिया और जब तक मैलिका ब्लैक यहाँ पर फ्री होते तब तक यहाँ पर कोडी रोड्स आ गए और यहाँ पर आकर कोडी रोड्स ने मैलिका ब्लैक के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद हमें यहाँ पर मैलिका ब्लैक और कोडी रोड्स के बीच में बहुत ही तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला, जहाँ पर मैलिका ब्लैक और कोडी रोड्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते दोबारा सेरेना के टॉप पर पहुंचे और इसी एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते बैकस्टेज गए और ये सेगमेंट ऐसे ही खत्म हुआ। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर बनी का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए बनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर रिटर्निंग एईडब्ल्यू सुपरस्टार यानी कि एनर्जी को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिसके बाद एईडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज के अंदर एलेक्स मार्विस एनर्जी का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर एनर्जी कुछ कहने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वीर उन्होंने एनर्जी को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स रेनल्ड्स भी आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते हुए एलेक्स रेनल्ड्स ने कहा कि अभी वीर डार्क ऑर्डर के बाकी मेंबर्स को बात नहीं करने दे रहे और यहाँ पर इविल उन्होंने को ऐसा लग रहा है कि इविल डार्क ऑर्डर के लीडर है, जिस पर इविल उन्होंने कहा कि एलेक्स डार्क ऑर्डर को छोड़कर चले गए थे और इस टाइम के अंदर इविल उन्होंने डार्क ऑर्डर को संभाला है। लेकिन तभी नंबर 5 सामने आ गए और यहाँ पर बातें करते नंबर 5 ने कहा कि इविल उन्होंने नंबर 5 के ऊपर अटैक किया है और यहाँ पर डार्क ऑर्डर के बीच में बहस बनने लगी, जो देखकर एनर्जी ने पूरी डार्क ऑर्डर को शांत किया। और यहाँ पर बात करते हुए एनर्जी ने कहा कि एनर्जी को नहीं लगता कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है और एनर्जी नहीं चाहती कि डार्क ऑर्डर का कोई भी मेंबर एनर्जी के मैच के दौरान रिंग साइड पर है। और यहाँ पर जॉन सिल्वर ने भी एनर्जी से पूछा कि अगर एनर्जी चाहे तो जॉन सिल्वर रिंग साइड पर रह सकते हैं, पर टाइकोंटी ने कहा कि टाइकोंटी एनर्जी के साथ रिंग साइड पर रहेगी और ये बातें कहकर एनर्जी और टाइकोंटी यहाँ से चले गए, जिससे हम अभी देख सकते हैं कि गाइस अब भी डार्क ऑर्डर के अंदर काफी सारी चीजें ठीक नहीं है और अब देखना पड़ेगा कि आगे चलेकर डार्क ऑर्डर के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद डैन लैम्बर्ट अपनी यूएफसी फ्रेंड के साथ मिलकर रिंग के अंदर खड़े होकर फिर एक बार यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी की बेइज्जती कर रहे थे और फिर एक बार यहाँ पर डैन लैम्बर्ट उन्हीं पॉइंट्स को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिन पॉइंट्स को लेकर फैंस एईडब्ल्यू कंपनी को क्रिटिसाइज करते हैं कि जैसे एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपर किक्स होते हैं और बहुत सारे फ्लिप्स और किक्स होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि क्रिस जेरिको आ गए। पर डैन लैम्बर्ट ने क्रिस जेरिको एंट्रेंस थीम कट करने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर क्रिस जेरिको थीम किसको नहीं आता। पर गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर थीम कट करने के बावजूद भी यहाँ पर क्राउड ने थीम गाया, लेकिन इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए क्रिस जेरिको कह रहे थे कि डैन लैम्बर्ट कौन है और यहाँ पर आकर डैन लैम्बर्ट एईडब्ल्यू कंपनी की बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। और अगर डैन लैम्बर्ट को इतना ही लगता है कि वो एईडब्ल्यू रेसलर से बेस्ट है तो फिर यहाँ पर क्रिस जेरिको जानना चाहते थे कि उनमें से बेस्ट कौन है, जो बातें कहकर यहाँ पर क्रिस जेरिको डैन लैम्बर्ट के फाइटर्स के बीच में थोड़ी फार बहस करवाना चाहते थे। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि अगर डैन लैम्बर्ट को एमएमए के ऊपर इतना ही भरोसा है तो जेरिको बताना चाहते हैं कि जैक हेगर एमएमए के अनडिफिटेड फाइटर है और जेरिको ने भी कुछ साल पहले बैकस्टेज में यूएफसी के बीच की सारी कॉन्फ्रंटेशन किया था, जो बातें कहकर यहाँ पर क्रिस जेरिको ने ब्रॉक लेसनर को मेंशन किया और यहाँ पर जेरिको ने एक तरीके से रिवील किया कि जैसे समरस्लैम 2016 के अंदर ब्रॉक लेसनर और रैंडी ऑर्टन के मैच के बाद रैंडी ऑर्टन
की हालत देखकर बैकस्टेज में क्रिस जेरिको ब्रॉक लेसनर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे। पर आगे अपनी प्रोमो के अंदर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि अगर यहाँ पर डैन लैम्बर्ट दिखाना चाहते हैं कि डैन लैम्बर्ट की टीम उनसे काफी अच्छी है, तो फिर यहाँ पर क्रिस जेरिको डैन लैम्बर्ट की टीम यानी कि मैन ऑफ द ईयर स्कॉर्पियोस का और इथन पेज को एक टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं। जो बातें कि अगर यहाँ पर क्रिस जेरिको ने स्कॉर्पियोस का और इथन पेज को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, तो देखना पड़ेगा कि हमें टैग टीम मैच कब देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर गन क्लब के लिए बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए गन क्लब ने रिवील किया कि गन क्लब पॉल वाइट के ऊपर टर्न क्यों हो गई। और यहाँ पर बातें करते हुए गन क्लब ने कहा कि एडब्ल्यू कहती है कि उनकी कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं। और जहां तक बात है बिली गन और कोल्टन गन, बिली गन और ऑस्टन गन और ऑस्टन गन और कोल्टन गन के टैग टीम रिकॉर्ड के साथ साथ इन तीनों के ट्रियोस रिकॉर्ड की, तो इन्होंने अब तक एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई भी मैच नहीं हारा, लेकिन अब तक इन्हें किसी भी चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिला। इसलिए गन क्लब ने यहाँ पर अपना माइंडसेट चेंज कर लिया है और अब उनके रास्ते के अंदर जो भी आएगा वो नहीं बचेगा। जो बात यहाँ पर गन क्लब ने इस बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर कही, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे एडब्ल्यू कंपनी के अंदर गन क्लब के साथ क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडब्ल्यू के विमेंस डिवीजन से जेड कारगिल और लेला हैरिस के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस बार ये मैच एक ठीक ठाक मैच था, जहां पर इस मैच की शुरुआत में लेला हैरिस इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी और एक टाइम के लिए लेला ने मास्टर लिंक के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद लेला इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी और कई बार लेला ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन गाइस फाइनली एक शानदार मैच डिलीवर करते हुए लेला का फिनिशर रिवर्स कर लेला के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर लेला हैरिस को पिन करके जेड कारगिल ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस बार एक ठीक ठाक मैच था और हमें इस बार जेड कारगिल करीब 10 मिनट का मैच डिलीवर करती हुई दिखाई दी है, जिस मैच के अंदर जेड की परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी थी। तो देखना पड़ेगा कि अब आगे जेड के साथ एडब्ल्यू कंपनी अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर अंद्रादे रीडो का बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बातें करते हुए अंद्रादे रीडो कह रहे थे कि अंद्रादे ने कभी भी उनका मैच जीतने के लिए पाक के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं कहा था, पर फिर भी चावो गुरेरो ने पाक के ऊपर अटैक किया। जो देखकर अंद्रादे काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर चावो गुरेरो अंद्रादे की बात नहीं मान रहे। इसका मतलब कि यहाँ पर चावो गुरेरो अंद्रादे की डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जो देखकर अंद्रादे काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि चावो गुरेरो ने अंद्रादे से झूठ बोला और इसलिए अंद्रादे ने चावो गुरेरो पर अटैक किया है। और इसके बावजूद अगर यहाँ पर अंद्रादे के दूसरे मैनेजर अंद्रादे की बात नहीं मानते, तो अंद्रादे उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंद्रादे बॉस है। जो बात यहाँ पर अंद्रादे ने कही। पर इसके बाद जब सीएम पंक डायनामाइट शो के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे, तभी यहाँ पर टीम टैज के लीडर टैज आ गए और यहाँ पर आकर सीएम पंक से बातें करते हुए टैज कह रहे थे कि क्या आप सीएम पंक टैज से उनकी जॉब भी लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक कमेंट्री कर रहे थे और बेसिकली कमेंट्री करने का काम टैज का है। पर टैज को यहाँ पर आता हुआ देख सीएम पंक काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और सीएम पंक टैज के ऊपर अटैक करने के लिए गए। पर तभी पीछे से पावर हाउस हॉब्स आ गए और यहाँ पर आकर हॉब्स ने सीएम पंक के ऊपर अटैक किया और पंक ने थोड़ा फाइट बैक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर पंक ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और फाइनली यहाँ पर हॉब्स ने सीएम पंक के ऊपर कॉमेडी टेबल के थ्रू एक काफी खतरनाक पावर बम लगाया और इसके बाद हॉब्स यहाँ चले गए। जो देखा जाए तो टीम टैज और सीएम पंक के राइवलरी के बीच में काफी अच्छा नेक्स्ट स्टेप है। तो देखना पड़ेगा कि पावर हाउस हॉब्स और सीएम पंक के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शॉन स्पियर्स और डार्बी अलिन के मैच के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर शॉन स्पियर्स डार्बी अलिन को फेस कर रहे थे। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने के बाद ही शॉन स्पियर्स ने डार्बी अलिन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर शॉन स्पियर्स बार बार स्टिंग को चिढ़ाते हुए डार्बी अलिन के ऊपर अटैक कर रहे थे। और इस बीच शॉन स्पियर्स एक स्टील स्टेप्स की मदद लेकर डार्बी अलिन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर शॉन स्पियर्स का अटैक उन पर ही रिवर्स हो गया। और इसके बाद हमें इस मैच के अंदर डार्बी अलिन और शॉन स्पियर्स की तरफ से बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिली। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस फाइनली यहाँ पर इस मैच के आखिर में शॉन स्पियर्स डार्बी अलिन के ऊपर उस स्टील स्टेप्स के थ्रू अपना फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन डार्बी अलिन ने रिवर्स कर दिया और डार्बी अलिन शॉन स्पियर्स के ऊपर उन स्टील स्टेप्स के थ्रू एक सुसाइड डाइव लगाई। और इसके बाद शॉन स्पियर्स को रिंग के अंदर ले जाकर शॉन स्पियर्स के ऊपर अपना फिनिशर कॉफिन ड्रॉप लगाकर यहाँ पर स्पियर्स को पिन करके डार्बी अलिन ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच था और इस मैच के आखिर में डार्बी अलिन ने मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एफटीआर आ गई और यहाँ पर आकर एफटीआर ने स्टिंग और डार्बी अलिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच टली ब्लैंचेट भी एक स्टील चल लेकर स्टिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आई, पर उस अटैक से स्टिंग को कुछ नहीं हुआ। पर फिर भी यहाँ पर नंबर से एडवांटेज एफटीआर और टली ब्लैंचेट के पास था और यहीं पर स्टिंग पर अटैक करते करते टली ब्लैंचेट ने स्टिंग का फेस पेन भी निकाला। जो देखा जाए तो स्टिंग के लिए काफी बड़ी बेइज्जती थी, पर जाते जाते एफटीआर ने स्टिंग के ऊपर अपना फिनिशर स्पाइक पाइलड्राइवर भी लगाया और इसी तरीके से सेगमेंट खत्म हुआ। तो अब देखना पड़ेगा कि डार्बी अलिन और स्टिंग एफटीआर से अपना बदला कब लेते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर लास्ट वीक का डेनियल ब्रायन का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर ब्रायन केनी ओमेगा के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी डेनियल ब्रायन का इंटरव्यू ले रहे थे और यहाँ पर टोनी शिवानी ने ब्रायन से पूछा कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के बाद ब्रायन को कैसा लग रहा है। और ब्रायन इसका कुछ जवाब देते इसके पहले यहाँ पर डॉन कैलिस और केनी ओमेगा आ गए और यहाँ पर आकर बातें करते डॉन कैलिस कह रहे थे कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आने के बाद ब्रायन डायरेक्टली एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच डिमांड कर रहे हैं, जिससे क्लियर होता है कि डॉन कैलिस पीस ऑफ शिट नहीं बल्कि डेनियल ब्रायन पीस ऑफ शिट है। और अगर ब्रायन सोचते हैं कि ब्रायन को मैच मिलेगा, तो ब्रायन यहाँ पर आए हुए हर एक आदमी की तरह एक मार्क है। जो बातें यहाँ पर डॉन कैलिस कह रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने डॉन कैलिस को शांत होने के लिए कहा। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन डेनियल्सन ने कहा कि ब्रायन डेनियल्सन एडब्ल्यू की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच नहीं चाहते, वो सिर्फ केनी ओमेगा के खिलाफ एक मैच चाहते हैं, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी में आने से पहले ब्रायन डेनियल्सन ने केनी ओमेगा के बारे में बहुत कुछ सुना था। पर अब केनी ओमेगा को देखकर ऐसा लग रहा है कि केनी ओमेगा कुछ इडियट के साथ घूमते हैं और अब केनी ओमेगा बेस्ट बॉल मशीन या फिर गॉड ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं रहे और केनी ओमेगा क्लियरली अपने बॉल जापान के अंदर छोड़कर आए हैं। जो बात यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन ने कही और ये सुनकर केनी ओमेगा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि अगर ब्रायन डेनियल्सन चाहते हैं कि केनी ओमेगा और ब्रायन डेनियल्सन के बीच में एक नॉर्मल मैच हो, तो ओमेगा ये मैच करने के लिए रेडी है। जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही, जिससे कि गाइस अभी कंफर्म हो चुका है कि हमें ब्रायन डेनियल्सन और केनी ओमेगा के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत सारे लोगों का ड्रीम मैच है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना बेहतरीन मैच होता है। पर ये बातें कहकर केनी ओमेगा यहाँ चले गए और इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर मीरू का एक बेस्ट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मीरू ने कहा कि मीरू से मैच लड़ने के बाद हर एक सुपरस्टार अपने रास्ते के ऊपर जाता है, लेकिन फ्लेगो डेल्सो फिर एक बार मीरू के लिए आ रहे हैं। तो इस बार मीरू फ्लेगो डेल्सो का वो हल करने वाले हैं कि इसके बाद फ्लेगो
रेसलर अपने खुद के रास्ते के ऊपर भी नहीं जा पाएंगे, जो बात यहाँ पर मीरू ने कही। और इसके बाद एक और बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए मैट हार्डी ने कहा कि मैट हार्डी ऑरेंज कैसिडी परेशान हो चुके हैं और फाइनली यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को सबक सिखाने के लिए मैट हार्डी चाहते हैं कि ऑरेंज कैसिडी और मैट हार्डी के बीच में हेयर वर्सेस हेयर मैच हो। जो बातें कहकर यहाँ पर मैट हार्डी ने ऑरेंज कैसिडी को हेयर वर्सेस हेयर मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर ऑरेंज कैसिडी का रिप्लाई क्या आता है। लेकिन इसके बाद AEW ने इस वीक रैम्पेज शो और नेक्स्ट वीक होने वाला डायनामाइट स्पेशल यानी कि ग्रैंड स्लैम शो के लिए बहुत ही बड़े मैचेस बुक किए हैं। जो कौन से ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर गाइस इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन मिलकर 2.0 को फेस कर रहे थे। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच स्टार्ट होने से पहले 2.0 ने जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इसके बाद नॉर्मली मैच स्टार्ट हुआ और गाइस हमें इस मैच की शुरुआत में 2.0 इस मैच के अंदर डोमिनेट करती दिखाई दी। और कहना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर 2.0 को बहुत ही बड़ी ऑफेंस मिला है। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन ने 2.0 के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर 2.0 को पिन करके ये मैच जीत लिया है। लेकिन गाइस जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन के मैच जीतने के बाद यहाँ पर मिनोरू सुजुकी आ गए और मिनोरू सुजुकी एक तरफ से रिंग के अंदर आ रहे थे पर दूसरी तरफ से लांस आर्चर ने एडी किंग्स्टन को रिंग के नीचे खींच लिया और यहाँ पर लांस आर्चर एडी किंग्स्टन के ऊपर अटैक करने लगे और इतने में रिंग के अंदर मिनोरू सुजुकी जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने लगे और एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते एक टाइम के लिए मिनोरू सुजुकी और जॉन मॉक्सली टाइम कीपर्स बेल के ऊपर खड़े हो गए और यहाँ पर मिनोरू सुजुकी जॉन मॉक्सली के ऊपर पाइल ड्राइवर लगाने के लिए गए, लेकिन जॉन मॉक्सली ने रिवर्स कर दिया और इसके बाद मिनोरू सुजुकी और जॉन मॉक्सली और एडी किंग्स्टन और लांस आर्चर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते क्राउड के अंदर गए और इसी ब्रॉड के अंदर इस वीक का डायनामाइट शो ऑफर गया। जो देखा जाए तो फिर एक बार काफी बढ़िया डायनामाइट शो था और गाइस मुझे इस वीक का डायनामाइट शो बहुत ज्यादा पसंद आया है और आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीक का डायनामाइट शो कैसा लगा। पर गाइस ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?